बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि जो ये संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, इसका हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे। और पहला पाठ जो है वो भाषा, लिपि व व्याकरण के बारे में इसमें बताया गया है। और पेज नंबर 5 से यहाँ पर पहला पाठ शुरू है, भाषा, लिपि व व्याकरण। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, पाठ 1 भाषा, लिपि व व्याकरण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अभ्यास में दिए हुए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें जो है प्रश्नों का उत्तर इसी पुस्तक में ही लिखना है और इसे संस्कृत की कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 5 भाषा। यहाँ पे सबसे पहले पाठ 1 है, ये पेज नंबर 5 पर। तो इसमें जो है पहले पाठ में सबसे पहले भाषा के बारे में बताया गया है और उसके बाद फिर व्याकरण। तो इस तरह से जो इसमें पाठ में जानकारी दी हुई है उससे हम लोग पढ़ेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा सुनकर अथवा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझता है। दूसरे शब्दों में भाषा जो है पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो यहाँ पर भाषा जो है संस्कृत में भाषा कहा गया है। भाषा विचारों के पारस्परिक विचारों के, पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे के, विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का विचारों के आदान प्रदान का, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो इस तरह से यहाँ पर भाषा, जिस तरह से कि हम लोग हिंदी में भी जानते हैं कि भाषा हमें अपने विचारों को एक दूसरे को आदान करना मतलब लेना और प्रदान करना मतलब देना। हम अपने विचार दूसरों को देते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है, सबसे मुख्य साधन भाषा होती है। अगर भाषा ना हो तो इसको जो है हम इसके बारे में अपने विचार जो है दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, न दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। अब है लिपि। मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि है और मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। तो लिपि जो है मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए, लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए, मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। उनके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है।
तो इस तरह से प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है और प्रत्येक भाषा अलग ढंग से लिखी जाती है, इसलिए प्रायः सब भाषाओं की लिपि अलग है। तो यहाँ पर जो है हम लोग संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और हिंदी की भी सभी लोग जानते हैं कि देवनागरी है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा निकली है, इसलिए जो है लिपि वही प्रयोग की जाती है। और अब है व्याकरण। क वर्ग, जैसे कि यहाँ पे कन्या, मूषक। ख वर्ग कन्या, ये शुद्ध रूप है कन्या। मूषक मूषक, ये सही रूप है। बालकाः गच्छति, बालकः गच्छति। तो पहले क वर्ग में अशुद्ध प्रयोग किया गया है और ख वर्ग में शुद्ध प्रयोग किया गया है। तौ पठन्ति, तौ पठतः, तो ये सही प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि क वर्ग के शब्दों की वर्तनी व वाक्य अशुद्ध हैं तथा ख वर्ग के शब्दों की वर्तनी व वाक्य शुद्ध हैं। तो व्याकरण जो है, अब व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, यहाँ पर शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। बोलना और लिखना सिखाता है। तो ये जो है व्याकरण हमें भाषा को की सही जानकारी देता है और हम उसको सही ढंग से लिख पाते हैं। व्याकरण के भाग, व्याकरण के 3 भाग हैं। वर्ण विचार, इस भाग में व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। वर्ण विचार, इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद व उच्चारण स्थान आदि का वर्णन किया जाता है। और शब्द विचार, इस भाग में शब्दों के भेद, लिंग, वचन, कारक आदि का वर्णन किया जाता है। तो और इसके बाद वाक्य विचार, इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों के द्वारा वाक्य रचना, अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है व्याकरण के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार वर्ण, शब्द, वाक्य और उसके बाद अनुच्छेद लिखना, वाक्यों का प्रयोग करके जो है उसके बारे में चित्र वर्णन करना, लेखन कार्य करना, निबंध लिखना, ये सारी चीज़ें जब हमें भाषा का ज्ञान हो जाता है तब वो किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि किस तरह से भाषा, लिपि और व्याकरण, ये तीनों जो है ये इस पाठ में इसका वर्णन मिलता है। और इसमें व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या सीखते हैं, इसके बारे में व्याकरण के भाग के अंतर्गत दिया गया है कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्णों के स्वरूप, भेद व उच्चारण के बारे में सीखते हैं। और शब्द विचार के अंतर्गत कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो है वचन, कारक और लिंग हम कैसे समझेंगे, इसका वर्णन किया जाता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग करके वाक्य किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग अभ्यास कार्य के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न करेंगे, उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनिए, इसमें जो है क है भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। तो इसमें व्याकरण और शब्द,
तो इसका हम लोग को सही उत्तर खोजना है। तो अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य अभ्यास कार्य के अंतर्गत उत्तर 1 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें क में सही विकल्प हम लोग चुनेंगे। भाषा का शुद्ध रूप हमें व्याकरण सिखाता है, न कि शब्द। तो उचित है यहाँ पे शब्द व्याकरण, तो ये खाली जगह में भरा जाएगा। इसका आंसर व्याकरण होगा। तो इसको सभी बच्चे किताब में टिक लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। और ख है लिखित भाषा का आधार है लिपि और वाक्य। तो लिखित भाषा हम बिना लिपि के नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे लिपि होगा। ख में है लिपि। और ग में हम लोग यहाँ पर देखेंगे विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा या शब्द। तो विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा होती है, तो हम लोग यहाँ पर भाषा लिखेंगे, भाषा। और इसी तरह से हम लोग घ का सही उत्तर खोजेंगे। सब भाषाओं की लिपि है एक या अलग अलग। तो सब भाषाओं की लिपि एक नहीं हो सकती, सबका लिखने का ढंग अलग होता है। तो यहाँ पर अलग अलग जो है वो सही उत्तर है। तो घ का जो सही विकल्प है वो है अलग अलग, अलग अलग। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे। उत्तर 2 यहाँ पे हम लिखते हैं, और उत्तर 2 के अंतर्गत हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहले प्रश्न पढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें भी विकल्प दिया हुआ है और उसी में से सही उत्तर खोजना है। पहला है संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी और गुरुमुखी। तो इसमें से देवनागरी है, तो यहाँ पर हम लोग क में देवनागरी भरेंगे। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। वाक्य लिखा हुआ है और उसके अंदर सही विकल्प भर देना है, खाली जगह, और वो पूरा हो जाएगा। इसे किताब में ही करना है। ख है ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है लिखित भाषा, मौखिक भाषा। तो ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है मौखिक भाषा। तो ख में यहाँ पर हो जाएगा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और अब यहाँ पे ग हम लोग करेंगे। में वर्णों के स्वरूप व उच्चारण स्थान का वर्णन किया जाता है। तो वर्णों के स्वरूप और उच्चारण स्थान का वर्णन जो है वर्ण विचार के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है, वर्ण विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार यहाँ पे सही उत्तर होगा, वर्ण विचार। और अब है यहाँ पे घ। अपने विचार मनुष्य और लिखकर प्रकट करता है, बोलकर, सुनकर। तो यहाँ पे बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, तो यहाँ बोलकर हो जाएगा, बोलकर। और अब है प्रश्न 3, व्याकरण क्या सिखाता है। और चौथा है लिपि किन चिन्हों को कहते हैं। तो व्याकरण क्या सिखाता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर में। इसको मिटा देते हैं। ये उत्तर 3 हम लोग लिखते हैं कि व्याकरण जो है भाषा को, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से बोलना, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना शुद्ध रूप से बोलना और लिखना
सिखाता है। और उत्तर 4 में पूछा गया है कि लिपि किन चिन्हों को कहते हैं। तो लिपि किन चिन्हों को कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनके स्वरूप को ही लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर लिपि किन चिन्हों को कहते हैं? तो मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उनको लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब इस पाठ से हम लोगों ने ये सभी प्रश्न कर लिए और अब हम लोग दूसरा पाठ देखेंगे, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। पाठ 2, वर्ण विचार। तो यहाँ पर हम लोग इसी व्याकरण की ही किताब से हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, वर्ण विचार। लता कलमेन लिखति। लता धन कलमेन धन लिखति। इस वाक्य के ये 3 खंड हैं। यहाँ पर ये 3 वाक्यों का प्रयोग किया गया है, 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे पद कहेंगे क्योंकि ये संस्कृत में प्रयोग किए गए हैं। तो लता कलमेन लिखति, इस वाक्य के ये 3 खंड हैं, यानी कि इनको 3 में विभाजित किया गया है। इन 3 खंडों के पुनः खंड हो सकते हैं। जैसे लता का अगर हम खंड करेंगे तो लता को हम लोग इस तरह से इसका कर सकते हैं। ल में अ स्वर है और फिर त में आ स्वर है, तो ये मिलकर बन गया लता। तो लता के जो है और भी खंड हो गए। लता को हम लोगों ने और भी स्वर और व्यंजनों में विभाजित कर दिया। और इसी तरह से हम लोग कलमेन को भी कर सकते हैं। कलमेन में से भी स्वर व्यंजन अलग कर देंगे तो वो जो है अलग खंड हो जाएगा। और लिखति को भी हम लोग उसमें से भी स्वर व्यंजन को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इन शब्दों को, इन पदों को और भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं, किंतु इन खंडों को और अधिक खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको जो है और विभाजित नहीं कर सकते। इसको हम लोगों ने इसमें विभाजित किया, लेकिन अब इसको विभाजित नहीं कर सकते। और इसीलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये जो वर्ण है, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि
ल, त, आ, इसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए ये वर्ण हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि वर्ण को किस तरह से समझा जा सकता है। अब यहाँ पर जो है वर्ण के भेद दिया है। वर्ण के मुख्य दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता न हो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ। संस्कृत में 13 स्वर हैं। तो ये जो है 13 स्वर हैं संस्कृत में। और स्वर के भेद यहाँ पर संस्कृत में 13 स्वर हैं। तो ये जो है यहाँ पर स्वर में वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता न हो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ। और स्वर जो है ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ये 3 तरह के होते हैं। ह्रस्व स्वर जो है जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 5 हैं, अ, ई, उ, री, लृ। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर, अब तीसरा यहाँ पर प्लुत स्वर है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय तथा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों को लिखते समय 3 मात्राओं को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद 3 का अंक लिख दिया जाता है। जैसे कि ओम, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। जैसे कि ओम, ओ लिख के यहाँ पे 3 मात्रा का समय लिख के मन ओम जो है यहाँ पे उच्चारण किया गया है। तो अब ये हो गया स्वर की बात। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 तरह के स्वर हैं। और व्यंजन में हम लोग जानेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यंजन के नीचे हल, ये जो तिरछा निशान होता है, हल यानी ये जो ऐसे तिरछा निशान लगाते हैं, ये हल का निशान है। तो हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि प्रत्येक व्यंजन के नीचे हल का निशान लगा है। जैसे ये ल है तो इसके नीचे तिरछा निशान लगा है। ये त व्यंजन है, इसके नीचे तिरछा निशान लगा है, तो चिन्ह लगा हुआ है। तो जब तक व्यंजनों के साथ कोई स्वर नहीं मिलाया जाता तब तक उन्हें हलंत कहते हैं। अब ये सब क्या है, ये हलंत है, ये हलंत है क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। जब हम ल में अ स्वर मिला देंगे तो ये ल बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा। और उससे पहले ये हलंत है, ये हलंत है, ये हलंत है। तो व्यंजन के साथ स्वर जोड़कर उनका रूप इस प्रकार हो जाता है। क और ई मिलकर की, क और उ मिलकर कु। जैसे यहाँ पे ल और अ मिलकर ल और त और आ मिलकर ता, लता। जब पूरे को जोड़ देंगे तो लता बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यंजन के भेद यहाँ पे दिए हुए हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। तो यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है उसमें व्यंजन के बारे में जानना है कि ये 5 वर्ग होते हैं। और ये यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ, तालु अर्थात मुंह के अंदर के ऊपर का भाग तालु कहलाता है, और मूर्धा
गले के पास का स्थान और दांत आदि मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ इं, और ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, और त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन, यानी कि हमारी जो जिह्वा है वो मुख के अंदर कई स्थानों का स्पर्श करती है इसका उच्चारण करते समय। तो अब है अंतःस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ी देर रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल, व। वायु को थोड़ी देर रोककर और बहुत आराम से इसको बोलते हैं, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन तीसरा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख में घर्षण के साथ ऊष्म वायु निकलती है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। मुख के अंदर वायु गर्म होती है, तो उच्चारण करते समय ये गर्म वायु जो है मुख में जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय ये गर्म वायु घर्षण के साथ, यानी कि रगड़ खाते हुए, स्पर्श होते हुए ऊष्म वायु यानी गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, श, स, स, ह। तो ये रहे व्यंजन जिनके बारे में हिंदी में भी सभी ने पढ़ा है, तो यहाँ पर भी वही वर्णन है। अब है वर्णों के उच्चारण स्थान। संस्कृत के व्याकरण में केवल वचन हिंदी में 2 ही वचन माने गए हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। और हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान है मुख के वे भाग जिनका उच्चारण कहते हैं वर्णों को बोलना। मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण के लिए किया जाता है, उन्हें उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। इस तालिका की सहायता से उच्चारण स्थान सरलता से समझे जा सकते हैं कि किन का उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ये दिया हुआ है, यहाँ पर उच्चारण स्थान है। और दंत मतलब दांत होता है। मूर्धा कहते हैं गले के पास, अंदर की तरफ गले के पास का ऊपर की जगह। और ओष्ठ मतलब होंठ होता है। नासिका नाक को कहते हैं। कंठ तालु, कंठ गले को, और तालु मुख के ऊपर के भाग को। कंठोष्ठ यानी कि कंठ और होंठ, ये दोनों का जो प्रयोग होता है। और दंतोष्ठ मतलब दांत और होंठ। ओष्ठ, दंत, ओष्ठ मतलब होंठ और दांत दोनों का प्रयोग होता है। और यहाँ पे स्वर दिए गए हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। और व्यंजन में इसका उच्चारण आ है तो कंठ से है, और क, ख, ग, घ, अंग, ह, ये इसका उच्चारण जो है व्यंजन का कंठ से होता है। और तालु से ई, च, छ, ज, झ, इं, य, श। और मूर्धा से री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श। और दंत से रि, त, थ, द, ध, न, ल, म। और ओष्ठ से उ, प, फ, ब, भ, म। इसे बोल के भी देखा जा सकता है, बोल के भी इसे महसूस किया जा सकता है। नासिका मतलब नाक, इं, न, म। अंग, इं, ड़, न, म। कंठ तालु ए। कंठोष्ठ ओ, और दंतोष्ठ से व। तो इनका उच्चारण जो है वो इन स्थानों से होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और विशेष यहाँ पे दिया गया है कि अंग, इं, ड़, न, म का उच्चारण नासिका द्वारा किया जाता है। अतः इन वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार होंगे। अंग का कंठ और नासिका, इं का तालु नासिका, ड़ का मूर्धा नासिका, और न का दंत और नासिका, और म का ओष्ठ और नासिका। मात्रा काल, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय जो है वो मात्रा काल कहलाता है। यानी कि इसमें जो समय लगता है उसे मात्रा काल कहते हैं। स्वरों की मात्राएं,
जब स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो उनकी मात्राएं नहीं होती, किंतु जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसे चिन्ह के रूप में ग्रहण किया जाता है और स्वर के इस चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है। तो मात्राओं की तालिका यहाँ पर है। जैसे अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। अब यहाँ पर ल में अ स्वर हम मिलाए तो कोई मात्रा नहीं लगाए हैं, लेकिन जब त में आ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे एक पाई खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक लकीर खींचेंगे। तो यहाँ पे जो है त में आ का मात्रा होती है लेकिन अ की मात्रा नहीं होती है। और ई की यहाँ पे मात्रा दी हुई है, बड़ी ई की मात्रा दी है। और क में अ मिलाएंगे तो क में आ मिलाएंगे तो का, क में छोटी ई मिलाएंगे तो की, क में बड़ी ई की मात्रा मिलाएंगे तो बड़ी की। तो इस तरह से यहाँ पर सभी की मात्रा दी हुई है। तो इसके आधार पर जो है मात्राओं का यहाँ पर वर्णन है। ऊ के लिए यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है। क में ऊ मिलाएंगे तो कु, और क में बड़ा ऊ मिलाएंगे तो कु। री में क्री और री क्री, और री में जो है क में री मिलाएंगे तो क्री। ए में ए की मात्रा है, ए की मात्रा है के, और ए की मात्रा लगाएंगे तो कै हो जाएगा। ओ की मात्रा क में लगाएंगे तो को होगा, और अ की मात्रा लगाएंगे तो क होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मात्राओं के बारे में दिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।